आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्क्रू ड्राइवर भारत की। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने पीसी असेंबल किया होगा। मैंने जब अपना पहला पीसी असेंबल किया था तो मैंने उसमें पेंटियम 4 प्रोसेसर का प्रयोग किया था और शायद मैं अब कभी कानपुर जाता हूँ तो पापा के गैराज में मुझे वो मिल भी जाएगा। अच्छा, उस समय जो मुझे खुशी हुई थी उसे मैं आज भी फील कर सकता हूँ। लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं कंप्यूटर बनाता हूँ? उस पीसी में प्रोसेसर इंटेल का था, मदरबोर्ड गीगाबाइट का था, रैम किंगस्टन का, मॉनिटर व्यू सोनिक का और सीगेट की हार्ड डिस्क थी। अच्छा, उस समय जो चीज मैंने अपने लेवल पर की थी वही चीज पूरे भारत के लेवल पर HCL कर रहा था। अब परेशानी यह है कि आगे चलकर जब टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई और लोग पीसी से लैपटॉप पर आए और लैपटॉप से फोन पर, तो इस पूरी इक्वेशन में HCL खत्म हो गया। इस चीज को कहते हैं स्क्रू ड्राइविंग। अगर आप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट ना करके केवल चीजों को असेंबल करेंगे तो आप उस टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट नहीं बना सकते। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में एक कंपनी ऐसी थी जिसने प्रोसेस सीखा और प्रोसेस में इन्वेस्ट किया। बात हो रही है सैमसंग की। अब इस चीज को अगर आप डिफेंस में लेकर आए तो भारत सरकार की तरफ से पहले मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स को प्रमोट किया जा रहा था, यानी कि फॉरेन OEM के सिस्टम्स को भारत में लाकर असेंबल करना और उसमें धीरे धीरे इंडिजिनस कंटेंट ऐड करना। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के हाफ तक की प्रायोरिटी थी। लेकिन कोविड के बाद से भारत सरकार की तरफ से बार बार लगातार हर जगह कहा जाता है कि भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, यानी कि भारत को सेल्फ रिलायंस की तरफ जाना चाहिए। परेशानी यह है कि इस समय भारत में इन दोनों चीजों को डिफरेंशिएट करना मुश्किल है, क्योंकि लोगों को इन दोनों चीजों का डिफरेंस समझ में आता नहीं। मेक इन इंडिया के तहत भारत सरकार की कोशिश थी कि देश में मैन्युफैक्चरिंग बेस लाई जाए। लगभग 5 से 7 साल इस कैंपेन को चलाने के बाद में भारत सरकार ने रियलाइज किया कि मैन्युफैक्चरिंग को अगर अब नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है तो देश में डिजाइनिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और वहां पर आत्मनिर्भर भारत कैंपेन स्टार्ट हुई थी। चलिए, अब बेसलाइन स्टैब्लिश हो चुकी है और अब हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं MTA के बारे में, यानी कि मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के बारे में। देखिए, देश में कार्गो एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग काफी पहले से चल रही है और HS-748 के साथ में HAL इसको दशकों से कर रहा है। उस एयरक्राफ्ट को लेकर HAL के पास में क्षमता थी कि उसको वो मॉडिफाई कर सके, और ऐरावत प्रोग्राम एग्जैक्टली उसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करता है। हालांकि उस प्रोग्राम के साथ में जो कॉम्प्लेक्सिटीज थी उसको नेत्रा वाले वीडियो में हम लोग और ज्यादा डिटेल में एड्रेस करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि आप इस एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने में सक्षम थे, मॉडिफाई करने में सक्षम थे और उस हिसाब से इसके नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट को बनाने में सक्षम थे। लेकिन उसके बाद भी भारत का नेक्स्ट स्टेप आता है साल 2009 में, जब भारत और रशिया मिलकर IL-276 एक जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू करने वाले थे। हालांकि वो भी प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया था, लेकिन वो एक अच्छा स्टेप था। इसके बाद भारत की तरफ से जब दोबारा कोशिश की जाती है तो आइडिया था कि HS-748 को रिप्लेस करना है और प्लेटफॉर्म चूज किया गया C295। इस एयरक्राफ्ट को लेकर इन टोटल 56 का ऑर्डर दिया गया है, जिसमें से 16 एयरक्राफ्ट ऑफ द शेल्फ आएंगे और फिर इन एयरक्राफ्ट को देश में असेंबल किया जाएगा। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इन एयरक्राफ्ट को देश में असेंबल किया जाएगा। यहाँ पर किसी भी तरीके का जॉइंट प्रोडक्शन या जॉइंट डेवलपमेंट नहीं है। अब इससे ऊपर की कैटेगरी को समझने के लिए इस समय भारत के पास में जिस तरीके के कार्गो फ्लीट है उसको समझना जरूरी है। स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर्स की अगर बात की जाए तो भारतीय वायुसेना के पास में 2 अलग अलग तरीके के स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर्स हैं, C-17 ग्लोबमास्टर और IL-76। जहां C-17 ग्लोबमास्टर का नंबर 11 है, वहीं पर IL-76 का नंबर 17 है। हालांकि IL-76 को मेंटेन करना काफी कॉस्टली है और इसी वजह से इनमें से बहुत सारे एयरक्राफ्ट इस समय मॉथबॉल करके रखे गए। टैक्टिकल कैटेगरी की अगर बात की जाए तो भारतीय वायुसेना के पास में 3 अलग अलग तरीके के एयरक्राफ्ट हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर आता है 12 यूनिट C-130J सुपर हरक्यूलिस का, फिर लगभग 100 यूनिट AN-32 का और 56 यूनिट्स HS-748 का। HS-748 1-to-1 रिप्लेस किए जा रहे हैं 56 यूनिट C-295 से। लेकिन अगर 100 से ज्यादा AN-32 की बात की जाए तो इनको फ्यूचर में रिप्लेस किया जाना है और इसी रिक्वायरमेंट के लिए MTA प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। अच्छा, MTA का मतलब केवल वजन से नहीं है बल्कि रेंज से भी है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप C-295 पर 3000 किलो का वजन लेकर जाते हैं तो आपकी रेंज लगभग 5000 किलोमीटर होगी। लेकिन अगर आप वजन बढ़ाकर 6000 किलोग्राम कर देते हैं तो आपकी रेंज सीधे 3500 किलोमीटर हो जाएगी। MTA के साथ में भारतीय वायुसेना का कैलकुलेशन है कि भारत अपने कॉर्नर्स को एक सिग्निफिकेंट वेट के साथ में कनेक्ट करने में सक्षम। इंडो रशिया MTA प्रोग्राम के दौरान जब भारतीय वायुसेना को कंसल्ट किया गया था तो रिक्वायरमेंट निकल कर आई थी कि 20 टन पेलोड के साथ में 2000 किलोमीटर की रेंज। लेटेस्ट रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन में यह नंबर मेंशन किया गया है 18 से 27 टन। अब इस 18 से 27 टन नंबर को समझना जरूरी। प्रैक्टिकली भारतीय वायुसेना की तरफ से यहाँ पर कहा गया है कि वो एक ऐसा एयरक्राफ्ट एक्वायर करना चाहते हैं जो 18 टन से लेकर 27 टन तक का वजन उठा सके। लेकिन इन अलग अलग पेलोड्स के साथ में भारतीय वायुसेना की रेंज रिक्वायरमेंट पूरी तरीके से मीट होनी चाहिए।
अब अगर आप मीडिया आउटलेट्स को देखेंगे तो वो अपनी अपनी एंडोर्समेंट के हिसाब से अपने अपने पार्टनर्स चूज कर चुके हैं और उनको लेकर क्लेम कर रहे हैं कि वो भारतीय वायुसेना की सभी रिक्वायरमेंट पूर्ण करते हैं। लेकिन अगर आप सही से देखेंगे तो इनमें से कोई भी एयरक्राफ्ट भारत को आत्मनिर्भर नहीं बनाएगा और भारत में एक और एयरक्राफ्ट फिर से असेंबल कर दिया जाएगा जिसको ना आप अपने दम पर अपग्रेड कर पाएंगे, ना उसके नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट को बना पाएंगे, ना उसको मॉडिफाई करके दूसरे अलग तरीके के प्लेटफॉर्म्स बना पाएंगे। प्रैक्टिकली ये होगा स्क्रू ड्राइवर भारत की तरफ एक और स्टेप। इसके उलट अगर भारत अपना खुद का प्लेटफॉर्म यहाँ पर बनाता है तो भारत के फ्यूचर कार्गो रिक्वायरमेंट सारे के सारे यहाँ पर एड्रेस हो सकते हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को आप स्पिन ऑफ करके पैसेंजर प्लेन्स भी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको देश की डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के ऊपर शक है तो आप बाहर से कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। लेकिन जब तक आपके पास में प्रोडक्ट का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं होगा, उसका इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगा और आप उसको ग्राउंड अप नहीं बनाएंगे, तब तक आप कह सकते हैं कि एक स्टेप स्क्रू ड्राइवर भारत की ओर। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।